वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस विशेष सत्र में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में विविधता पर एक बहुत ही गहन और अकादमिक चर्चा करने जा रहे हैं। जी, और ये हमारी बायोलॉजी सीरीज का लेक्चर 4 है। बिल्कुल। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। इस विषय से सीधे और वैचारिक दोनों तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटवाना नहीं है, बल्कि वर्गीकरण के उन वैज्ञानिक आधारों को समझाना है जो परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों के कंफ्यूजन को दूर कर सकें। हाँ, क्योंकि जीव विज्ञान का कोई भी पेपर वर्गीकरण और सूक्ष्म जीवों के बिना पूरा नहीं होता। विज्ञान की तो शुरुआत ही ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन से होती है। बिल्कुल। और जब हम पृथ्वी पर जीवन की बात करते हैं तो हम केवल कुछ 100 या 1000 प्रजातियों की बात नहीं कर रहे हैं। जी। आज के इस लेक्चर में हम ऐतिहासिक वर्गीकरण से लेकर मॉडर्न 3 डोमेन सिस्टम तक की पूरी यात्रा कवर करेंगे। तो सबसे पहले तार्किक रूप से हमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की आवश्यकता पर बात करनी चाहिए। अगर हम उपलब्ध डेटा को देखें तो पृथ्वी पर एस्टिमेटेड स्पीशीज या अनुमानित प्रजातियों की संख्या लगभग 8.7 मिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल विशाल संख्या है। लेकिन इसके विपरीत अब तक जो डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं यानी जिन्हें वैज्ञानिक रूप से पहचाना गया है उनकी संख्या केवल 1.8 मिलियन के आसपास है। और छात्रों को इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि इतने बड़े जीवमंडल का अध्ययन बिना किसी स्ट्रक्चर के करना लगभग असंभव है। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बिना इंडेक्स के कोई एक किताब खोजना। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो इस वैज्ञानिक वर्गीकरण के मुख्य रूप से 3 एकेडमिक उद्देश्य होते हैं। पहला है आसान पहचान यानी इजी आइडेंटिफिकेशन। जब जीवों को ग्रुप्स में रखा जाता है तो किसी भी नए जीव को पहचानना सरल हो जाता है। जी। दूसरा और परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी विकासवादी संबंधों को समझना। हाँ, क्योंकि जीव विज्ञान में कोई भी जीव अचानक से प्रकट नहीं हुआ है। हर एक का अपना एक विकास का क्रम है। एकदम सही। और तीसरा उद्देश्य है स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस 8.7 मिलियन की विविधता को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिए बिना इकोसिस्टम का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्गीकरण के कुछ वैज्ञानिक मापदंड होने चाहिए और परीक्षाओं में सीधे इन्हीं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं। बिल्कुल। छात्रों को 5 मुख्य आधारों पर ध्यान देना है। जी। सबसे पहला और सबसे बुनियादी आधार है सेल टाइप यानी कोशिका का प्रकार क्या है। पूरे जीव विज्ञान में ये सबसे बड़ा विभाजन है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो क्या उस सेल के अंदर एक स्पष्ट ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं या नहीं। ये जीवन की जटिलता की पहली सीढ़ी है। हाँ, इसके बाद जो दूसरा आधार है वो है सेल्यूलैरिटी। जी। इसका मतलब है कि जीव यूनिसेल्यूलर है यानी एक कोशिकीय है या फिर मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय है। देखिए, एक कोशिकीय जीवों में सारी प्रक्रियाएं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक ही सेल में होती हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। सही कहा। और तीसरा मापदंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की विधि। क्या वो जीव स्वपोषी है यानी ऑटोट्रॉफिक है जो अपना भोजन खुद बना सकता है, या फिर वो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है जिसे हम हेट्रोट्रॉफिक या परपोषी कहते हैं। इसके अलावा 2 और एडवांस्ड मापदंड हैं। चौथा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, या शरीर सिर्फ सेल्स का एक गुच्छा है। जी। और 5वां जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का बेस है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जीवों के बीच के उन एवोल्यूशनरी लिंक्स को दिखाता है जो समय के साथ म्यूटेशन से बने हैं। तो इन आधारों को समझने के बाद अब हम थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। सबसे पहली जो व्यवस्थित प्रणाली थी वो थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जी, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। बिल्कुल। उस समय माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे, तो उन्होंने बस देखने वाले लक्षणों के आधार पर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, पादप जगत यानी प्लांटे और जंतु जगत यानी एनिमैलिया।
जो एक जगह स्थिर थे और प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे वो पौधे हो गए, और जो चल फिर सकते थे वो जंतु हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। बिल्कुल, इसे हाईलाइट करना जरूरी है। जब भी कैरोलस लिनियस का नाम आता है, छात्र बस टू किंगडम क्लासिफिकेशन टिक कर देते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है बाइनोमियल क्लासिफिकेशन यानी द्विनाम पद्धति। जी, 1753 में। हाँ, 1753 में अपनी किताब स्पीशीज प्लांटेरम में उन्होंने ये सिस्टम दिया था, जिसमें पहला शब्द जीनस और दूसरा स्पीशीज होता है। ये मेरिट लिस्ट तय करने वाला फैक्ट है। बिल्कुल, और लिनियस का काम तो शानदार था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इस टू किंगडम सिस्टम की लिमिटेशंस या कमियां सामने आने लगी। क्योंकि इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में कोई फर्क नहीं किया गया था। सही कहा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी एक ही ग्रुप में आ गए, और सबसे बड़ी दिक्कत आई फंगाई यानी कवक के साथ। फंगी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन उन्हें पौधों के साथ रख दिया गया, जो कि साइंटिफिक रूप से एकदम गलत था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सामने रखा। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बीपीएससी और बीएसएससी के नजरिए से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिल्कुल। विटेकर ने 5 आधार चुने: सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। और इन्हीं पर आधारित था उनका पहला जगत, किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत के जीव सबसे प्राचीन और सरल होते हैं। इसके सारे मेंबर्स प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर होते हैं। मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल बस साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके सबसे कॉमन उदाहरण हैं। और यहाँ मोनेरा से जुड़े 2 एग्जाम ट्रैप्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगी। जी बताइए। पहला है माइकोप्लाज्मा। ये प्रकृति की सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। नाम में एल्गे है तो बच्चे इसे पादप मान लेते हैं। हाँ, अक्सर ये गलती होती है। लेकिन असल में ये साइनोबैक्टीरिया है, यानी ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, शैवाल नहीं। उम्मीदवारों को इसे रट लेना चाहिए। मोनेरा की सरलता से आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। जी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जीव भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनके पास एक स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। अमीबा और पैरामीशियम इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और प्रोटिस्टा में यूग्लिना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यूग्लिना एक एक्सेप्शन है। हाँ, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक होता है। ये प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। जब धूप होती है तो ये ऑटोट्रॉफिक होकर पौधों की तरह खाना बनाता है, और धूप ना होने पर ये हेटेरोट्रॉफिक होकर जानवरों की तरह छोटे जीवों को खाने लगता है। ये अडैप्टेशन का बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके बाद आता है किंगडम फंगी। फंगी को अक्सर बच्चे पौधा मान लेते हैं, जो कि गलत है। जी, फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, खासकर सैप्रोफाइटिक यानी मृतजीवी। ये मरे हुए या सड़े गले पदार्थों पर एंजाइम डालकर उन्हें पचाते हैं और फिर सोख लेते हैं। यीस्ट और मशरूम इसी में आते हैं। और फंगी का जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है इनकी सेल वॉल। पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, लेकिन कवक की कोशिका भित्ति चिटिन की बनी होती है। काइटिन की उपस्थिति और प्रकाश संश्लेषण न कर पाना ही इन्हें पौधों से अलग करता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है किंगडम प्लांटी। ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्युलर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, और इन्हें आगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बांटा गया है। और विटेकर सिस्टम का आखिरी जगत है एनिमेलिया। इंसान सहित सारे जानवर इसी में आते हैं। हम यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर और हेटेरोट्रॉफिक है। और एनिमल सेल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें सेल वॉल पूरी तरह से एब्सेंट होती है। बिल्कुल, इसी वजह से जानवरों के शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन जीव विज्ञान में एक बहुत बड़ा चैलेंज तब आया जब वायरस की खोज हुई। वायरस की खोज दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी, और वायरस एक तरह से सेल थ्योरी को ही चुनौती देते हैं, क्योंकि ये एसेल्युलर होते हैं, यानी अकोशिकीय। हाँ, इनमें कोई साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ये बस प्रोटीन के एक कोट में बंद जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और छात्रों को ये ध्यान रखना है कि एक वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं होते। और जब तक वायरस शरीर के बाहर है, वो एक निर्जीव क्रिस्टल की तरह है।
शरीर में जाते ही वो होस्ट की सेल मशीनरी पर कब्जा कर लेता है। इसी ड्यूअल नेचर की वजह से वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। और एग्जाम ट्रैप ये है कि वायरस को विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम से पूरी तरह बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है। एकदम सही। अब थोड़ा आधुनिक विज्ञान की तरफ आते हैं। 1990 में कार्ल वूज ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम दिया। कार्ल वूज ने पूरे जीवित संसार को 3 डोमेन में बांटा, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। और इस सिस्टम का आधार शारीरिक लक्षण नहीं बल्कि 16S RNA सीक्वेंसिंग है। ये बहुत ही हाई यील्ड पॉइंट है। एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आधुनिक 3 डोमेन सिस्टम का बेस क्या है, तो आंसर है RNA सीक्वेंसिंग। बिल्कुल। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए एक हाई यील्ड कंपैरिजन कर लेते हैं। सेल टाइप की बात करें तो सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों यूकैरियोटिक हैं। और सेल वॉल के आधार पर देखें तो मोनेरा में ये पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है, फंगी में काइटिन की, प्लांटी में सेलुलोज की और एनिमेलिया में ये एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांटी पूरी तरह ऑटोट्रॉफिक है, एनिमेलिया पूरी तरह हेट्रोट्रॉफिक है और फंगी हेट्रोट्रॉफिक के साथ सैप्रोफिटिक है। ये कंपैरिजन टेबल एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत काम आती है। एक बार उन मोस्ट आस्क्ड प्रीलिम्स ट्रैप्स को फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहला, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल नहीं साइनोबैक्टीरिया है। तीसरा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलिस लिनियस ने 1753 में दिया था। चौथा, वायरस 5 किंगडम में शामिल नहीं है। और पांचवा, कार्ल वूज के 3 डोमेन सिस्टम का आधार RNA सीक्वेंसिंग है। और छात्रों को यह समझना चाहिए कि ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। बिल्कुल, जैसे मुनेरा के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो कृषि और खाद्य श्रृंखला के लिए बहुत जरूरी है। और फंगी इकोसिस्टम के नेचुरल डीकंपोजर्स हैं। इन सूक्ष्म जीवों को समझे बिना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का संरक्षण और इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखना नामुमकिन है। तो आज के इस बायोलॉजी लेक्चर 4 में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर उस पहलू का विश्लेषण किया है जो राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश है कि वे हाई यील्ड कंपैरिजन टेबल और एग्जाम ट्रैप्स का बार-बार रिवीजन करें। बिल्कुल, क्योंकि सफलता इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पर निर्भर करती है। और बिहार मैटर्स की ये सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। लेकिन खत्म करने से पहले छात्रों के लिए एक वैचारिक प्रश्न है। अगर भविष्य में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स को मंगल ग्रह या यूरोपा पर कोई जीवन मिलता है, तो क्या हमारी ये 5 किंगडम और 3 डोमेन प्रणाली वहां लागू हो पाएगी, या ब्रह्मांडीय जीवन के लिए हमें बिल्कुल नए वर्गीकरण प्रतिमान गढ़ने होंगे? ये जीव विज्ञान के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरा विचार है। परीक्षार्थी इस पर जरूर चिंतन करें। आज के इस शैक्षणिक सत्र में इतना ही। अपनी तैयारी को वैचारिक गहराई देते रहें। बिहार मैटर्स की ओर से नमस्कार।